जय हिंद। वेदा कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं मुकेश प्रजापति। कुछ दिनों से बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर हमको पुराने जो 2020-2019 के जो पेपर हैं पीएटी एमपीपीएटी के वो सॉल्व करवाया जाए। तो इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम आपके जो पेपर है वो भी सॉल्व करवाएंगे। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे। चूंकि बच्चे लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर ये जो पेपर है इनको सॉल्व करवा दो ताकि हमको आने वाला जो एग्जाम है उसका बेस पता चले कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी तो मैं वर्क करता था, काम करता था, उस समय भी बच्चे का फोन आ जाता था, कभी स्टूडियो में या फिर कभी ऑफलाइन में ऑनलाइन में, इधर उधर मेरे लेक्चर्स रहते हैं तो जैसे ही मैं लेक्चर लेने जाता था वहाँ भी फोन आता था। तो बच्चों की इस डिमांड को देखते हुए मैंने भी डिसाइड किया कि क्यों ना, अब चूंकि पीएटी का एग्जाम का भी अब पीईबी व्यापम ने डाल दिया है, अक्टूबर में होने वाली है, तो इसी क्रम में मैंने भी सोचा कि क्यों ना आज गुरु पूर्णिमा भी है तो आपके लिए आपकी डिमांड पूरी की जाए। इसीलिए हम लोगों ने आज से आपके जो लेक्चर्स हैं वो स्पेशली पीएटी के जो पुराने अनसॉल्व्ड पेपर है उनको सॉल्व करने के लिए ही हम आगे अब इस क्रम में बढ़ेंगे। और आप लोगों से भी आशा करता हूं कि आप ये जो अनसॉल्व्ड पेपर आपको जो भी मिलेंगे बाकायदा डिस्क्रिप्शन के साथ मिलेंगे, कारण भी मिलेगा, क्वेश्चन क्या है, कैसे आंसर निकालना है और उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो उसी क्रम में हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस चीज का लाभ उठाने के लिए आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करो और शेयर करने के साथ साथ आप भी इसको बारीकी से देखो ताकि 2021 का जो पीएटी का आपका एग्जाम आने वाला है उसके लिए आपका बेस मजबूत हो, आपको पता चले कि पेपर कैसे आता है, कठिनाई कहाँ आती है और हमको उस कठिनाई से कैसे लड़कर आगे निकलना है, हमारी कमजोरी कहाँ है। तो अभी पर्याप्त समय है, इसलिए हम हमारी कमजोरी को ठीक कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप आनंद लीजिए, साथ ही साथ शेयर भी कीजिए और पढ़ाई को कंटिन्यूअस जारी रखें। वेदा कैरियर इंस्टीट्यूट के किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, यूट्यूब हो, किसी भी माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अब जुड़ना हुआ और आसान क्योंकि डिजिटल है हमारे साथ। हाँ, सभी को मैं ये पुराने वीडियो में भी बता चुका था कि भैया आपका जो पीएटी के लिए नोटिफिकेशन आ गया है, अक्टूबर 2021 में एग्जाम होगी। तो बिल्कुल आप अपनी कंटिन्यूअस क्या करें, प्रैक्टिस को जारी रखें। साथ ही साथ 2 अगस्त से हम लोग ने भी, वेदा कैरियर इंस्टीट्यूट ने आपके लिए ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर दी है। तो आप में से ज्यादा बच्चे फटाफट क्या करें, इसका लाभ लें, फटाफट ज्वाइन करें और आने वाला जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन करें। आप में से कई लोग जो 11th में हो, 11th प्लस पीएटी से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। कुछ जो 12th में है तो रास्ता ना देखें, बिल्कुल 12th के साथ ही अपनी प्रिपरेशन शुरू करें ताकि आपका साल बचे। साथ ही साथ जो 12th के हैं वो भी क्या करें, फटाफट ड्रॉप कोर्स ज्वाइन करें। 2 अगस्त से ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रही है तो फटाफट आए, ज्वाइन करें, पढ़ाई का आनंद लें और पढ़ाई को एंजॉय करके पढ़ें। तो करते हैं आज का हम नया शुभारंभ। जो पुराने ओल्ड पेपर हैं 2020 के, 2019 के, इसके बाद में और भी पुराने पेपर्स के मैं क्वेश्चन छाट के आपको दूंगा। तो और देने के साथ साथ मैं उसको आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करके बताऊंगा ताकि आने वाले एग्जाम की आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा नया संस्करण। जो पेपर था, पहला पेपर, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे थे उसको हम पहले डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आया था वो एनिमल का था। इसमें पूछा था द मेन पर्पस ऑफ रेयरिंग कमर्शियल ब्रायलर चिकन इज, वाणिज्यिक ब्रायलर चिकन के पालन पोषण का मुख्य उद्देश्य खालिस्तान होता है, क्या होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इजी था। अब देखो, कमर्शियल रूप से, कमर्शियल मतलब व्यवसाय करने के लिए जो ब्रायलर पालते हैं हम, मीन्स जो मांस उत्पादन के लिए जो मुर्गियों को पालते हैं उसी को कहा जाता है ब्रायलर फार्मिंग। तो ब्रायलर
जो पालते हैं वो किसके लिए पाला जाता है, तो सीधा ब्रायलर का मतलब ही होता है मांस उत्पादन करना। और कमर्शियल रूप से अगर कर रहे हैं तो फिर तो 100% उसको मांस के लिए ही आपको क्या करना है, पालना है। तो कमर्शियल रूप से अगर हम चिकन अगर या मुर्गियों को पालते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, तब हम उसको, उसका मेन पर्पस हमारा क्या रहेगा, तो मेन पर्पस रहेगा केवल मांस उत्पादन। क्या रहेगा, केवल मांस उत्पादन। तो ए वाला आंसर जो है वो करेक्ट होगा, ध्यान रखना। अब इससे रिलेटेड चूंकि यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पूछा है ब्रायलर के बारे में, तो ब्रायलर के बारे में तो आपको ध्यान रखना है, ब्रायलर फार्मिंग होती है मांस उत्पादन के लिए, जो मुर्गियां हैं उनको पालना, और लेयर फार्मिंग जो होती है वो अंडा उत्पादन के लिए मुर्गियों को पालना। तो पहले हम देख लेते हैं भैया, ये दोनों में से आपको क्वेश्चन पहले भी पूछा है, क्लियर। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये जो फार्मिंग है ये है ब्रायलर फार्मिंग। कौन सी, ब्रायलर फार्मिंग, क्लियर। ये ब्रायलर फार्मिंग की जा रही है, मीन्स यहाँ पर जो चूजों को पाला जा रहा है वो किसके लिए पाला जा रहा है, तो वो पाला जा रहा है मांस उत्पादन के लिए। तो ब्रायलर का मतलब होता है, वो ध्यान रखना आप, मांस उत्पादन, चाहे वाणिज्यिक रूप से पूछे या कैसे भी पूछे, क्लियर, मतलब उसका मांस उत्पादन ही होता है। दूसरा, अगर ये जैसे अंडे दिख रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम मुर्गियों को अगर अंडा उत्पादन के लिए पालते हैं तो इसको कहा जाता है लेयर फार्मिंग। क्या बोलते हैं, लेयर फार्मिंग कहा जाता है, जो कि अंडा उत्पादन के लिए क्या करते हैं, अंडा उत्पादन के लिए मुर्गियों को पालते हैं। तो ये दोनों का ध्यान रखना, ब्रायलर फार्मिंग और लेयर फार्मिंग, दोनों चीजें ध्यान रखना। ब्रायलर में दो प्रकार के आते हैं, एक तो ब्रायलर फिनिशर है, ब्रायलर स्टार्टर है। तो जो 6 सप्ताह से छोटी उम्र के जो होते हैं पक्षी, जिनको मांस के लिए पाला जाता है और 6 महीने में इनको बेच देते हैं, तब इनको कहा जाता है ब्रायलर स्टार्टर। और ब्रायलर फिनिशर क्या होता है, जब इनको हम क्या करते हैं, लगभग 4 महीने तक क्या करते हैं, इनको पालते हैं, और उसके बाद जब इनका वेट अच्छा हो जाता है तब इसको बेचते हैं, तब इसको कहा जाता है ब्रायलर फिनिशर। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जो ब्रायलर, कोई सा भी ब्रायलर होगा तो ब्रायलर के लिए जो क्रूड प्रोटीन रहेगी आहार में, वो 20 से कितना, 24% के बीच में रखते हैं, क्लियर। चाहे वो ब्रायलर फिनिशर हो चाहे ब्रायलर स्टार्टर हो, दोनों के लिए प्रोटीन, जो क्रूड प्रोटीन 20 से 24% के बीच में रहेगी। और जो अंडा उत्पादन या लेयर फार्मिंग के लिए है तो यहाँ प्रोटीन ध्यान रखना 18 से 20% क्या होती है, क्रूड प्रोटीन इनके लिए रखी जाती है। इस चीज को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा आता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको दिया है, अगला क्वेश्चन आपका जो है वो क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि किसी दूध के नमूने का लैक्टोमीटर पाठ्यांक 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 29 है तो इसका विशिष्ट गुरुत्व या स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना। तो अगर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर आपको लैक्टोमीटर रीडिंग दिया है किसी दूध के नमूने की, तो इसका आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व कितना होना चाहिए। तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा आता है, बस यहाँ डाटा चेंज करता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। तो सीधी सी बात है भैया, आप सभी को पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्लियर, इज इक्वल टू 1 प्लस CLR अपॉन 1000, क्लियर, सीधी सी बात है। अब चूंकि यहाँ 60 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात हो रही है, तो 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अगर हम लेते हैं तो ना तो हमें कुछ घटाना है इसमें, ना कुछ जोड़ना है। ये करेक्ट लैक्टोमीटर रीडिंग आपकी दी है, क्योंकि दूध का जो सैंपल होता है उसका जो लैक्टोमीटर रीडिंग लेते हैं वो फ़ारेनहाइट में 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, और सेंटीग्रेड में अगर बोले तो 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेते हैं। तब ना तो हमको टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसमें ना तो कुछ माइनस करना होता है, ना ही कुछ प्लस करना होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको दिया है, आप स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी अगर निकालोगे तो 1 प्लस CLR 29 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 1 प्लस
0.029, तो आंसर क्या हो जाएगा 1.029, ये आपका आंसर आएगा, जो कि आप अगर देखोगे तो बी वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? तो इस प्रकार हम निकालते हैं। ये CLR का मतलब ध्यान रखना, करेक्टेड लैक्टोमीटर रीडिंग। अब यहाँ पर और भी कौन सी चीजें ध्यान रखना है आपको, तो और भी कुछ चीजें ध्यान रखना है। कौन कौन सी, तो फुल फॉर्म भी पूछे आते हैं। पहले तो यही पूछा आता है कि दूध का जो अपेक्षिक घनत्व है वो अपेक्षिक घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी कितने टेम्परेचर पर लेते हैं, तो 60 डिग्री फ़ारेनहाइट या 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्लियर? इससे कम या ज़्यादा अगर होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें एक स्थिरांक होता है, वो पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर डिग्री फ़ारेनहाइट के हिसाब से या तो घटाते हैं या जोड़ते हैं, तो वो तो अलग चीज़ है, वो फिर आपको पूरा थ्योरेटिकल वो पढ़ना ही पड़ेगा। जब नोट्स में आपको जो PDF आपके पास नोट्स हैं उसमें आपको वो पूरा मेथड मिल जाएगा। मैं यहाँ आने जैसी चीज़ें आपको बताता हूँ स्पेशली। तो पहला तो ये क्वेश्चन पूछा आता है कि कितने टेम्परेचर पर लेते हैं, तो ये टेम्परेचर याद रखना। दूसरा ये पूछा आता है जो CLR मैंने लिखा था, इसका मतलब होता है करेक्टेड लैक्टोमीटर रीडिंग, ये भी पूछा आता है। पूछा क्या जाता है, पूछा भी है। क्लियर? फिर इसी में अगर OLR अगर बोल दे तो OLR का मतलब भी पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है ऑब्जर्व लैक्टोमीटर रीडिंग, ये भी ध्यान रखना भैया। फिर एक करेक्शन फैक्टर भी पूछा आता है CF, तो CF जिसको कहा जाता है करेक्शन फैक्टर। क्लियर? और ये होता है 0.5, ये प्लस करना पड़ता है आपको हमेशा। कब? जो OLR होता है उसमें हमेशा 0.5 क्या करना पड़ता है, ये प्लस करना पड़ता है या जोड़ना पड़ता है। ये चीज़ें पूछी जाती है। साथ ही साथ मैंने अभी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला तो बता ही दिया है, 1 + CLR बटे 1000, ये फार्मूला भी ध्यान रखना, ये भी पूछा आता है। इसके अलावा यहाँ से और क्या क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो इसके अलावा और आपको पूछा आता है कि यहाँ पर जो नमूना या सैंपल लेते हैं। क्लियर? तो आप सभी को पता है भैया, ऐसा जार होता है, इस जार के अंदर दूध भरते हैं तो 100 ml क्या करते हैं, इसमें दूध को भरा जाता है। मतलब इसका 3/4 भाग, 1/4 भाग खाली रहने देते हैं, 3/4 भाग में जिस दूध का आपको अपेक्षित घनत्व निकालना है वो इसमें भर दिया जाता है। उसके बाद इसमें क्या करते हैं, तो उसके बाद इसमें लैक्टोमीटर डुबाया जाता है। आप सभी को पता है क्या डुबाते हैं, लैक्टोमीटर। वापिस बनाता हूं मैं। अभी मैं आपको लैक्टोमीटर का चित्र भी बता दूंगा। इसमें आप सभी को पता है भैया कहाँ से कहाँ तक सिंबल होते हैं, तो 40 से ऊपर 0 तक होते हैं। नीचे से ऊपर की ओर क्या होते हैं, इसमें चिन्ह बने होते हैं। जैसे जैसे अगर शुद्ध दूध रहेगा तो ये 30-35 तक डूबेगा, रीडिंग होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 40 तक का होता है, जो कि कहाँ से किधर होते हैं, तो ऊपर से नीचे की ओर बने होते हैं। अगर शुद्ध पानी रहेगा तो ये लैक्टोमीटर पूरा डूब जाएगा, 0 तक डूब जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप सभी को पता है भैया, आर्किमिडीज का प्लवन। कौन सा सिद्धांत, आर्किमिडीज का प्लवन का सिद्धांत। मतलब ये खोखला होता है और ये दूध में जैसे जैसे गाढ़ा दूध रहेगा, ज्यादा फेट वाला दूध रहेगा या मोटा दूध रहेगा जिसमें पानी कम रहेगा, ये ऊपर उठता जाता है। आर्किमिडीज का प्लवन का सिद्धांत आप सभी को पता होगा कि किसी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार अगर वस्तु से ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में वस्तु आसानी से उस पर तैर सकती है, और इसी सिद्धांत पर ये यहाँ पर तैरता है। अगर पूर्ण रूप से डूब जाए मतलब वो क्या है, शुद्ध पानी है, फिर उसमें दूध नहीं है। तो ये चीज भी ध्यान रखना। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा और भी अगर हम देखें तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर निकलती है, वो आपको PDF नोट्स में मिल जाएगा, बाकी आप पढ़ लेना।
ये खास खास क्वेश्चन जो बनते हैं। अब मैंने आपको अभी बताया भैया लेक्टोमीटर, तो लेक्टोमीटर के बारे में आपको, ये तो खोखला सिलेंडर होता है, ये स्टेम होता है, क्लियर। और नीचे वाला जो होता है ये होता है बल्ब, ये आपका क्या होता है, सिलेंडर होता है, खोखला सिलेंडर, और ये आपका होता है स्टेम। इसमें अगर देखो तो मेनली ये पूछा आता है ऊपर 0 और नीचे 40, ऊपर से नीचे की ओर चिन्ह बने होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा आता है। आर्किमिडीज के प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और लेक्टोमीटर का जो उपयोग करते हैं वो क्यों करते हैं, तो इसका ध्यान रखना भैया। लेक्टोमीटर क्या करता है, तो या तो आपको बोल दे तो आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए, यही, क्लियर, या फिर अगर बोल दे ये विशिष्ट गुरुत्व तो भी यही है, विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात करने के लिए तो भी लेक्टोमीटर, दोनों एक ही है। अपेक्षिक घनत्व बोलो, विशिष्ट गुरुत्व बोलो, एक ही होता है, क्लियर। फिर दूसरा इसका उपयोग पानी की मिलावट, पानी की मिलावट, इसको पकड़ने के लिए भी इसी का उपयोग किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखना। तो ये लेक्टोमीटर के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सब के सब क्वेश्चन आपको 2020 पीएटी के एग्जाम में पूछे थे, और अभी आप इसको बारीकी से अगर समझोगे तो आपका काफ़ी कुछ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चन कई दूसरी जगहों से नहीं आते, बस यहीं से आएंगे। जैसे लेक्टोमीटर मैंने आपको बताया ना, बस इसके आसपास से ही क्वेश्चन आएगा, तो आप लेक्टोमीटर को बारीकी से पढ़ लेना। उसके बाद आता है इन अ हेड टू हेड सिस्टम ऑफ हाउसिंग एनिमल्स आर टाइड in such a way that they stand facing। आवास की सिर से सिर या हेड टू हेड की प्रणाली में जानवरों को इस तरह से बांधा जाता है कि वे खालिस्तान के सम्मुख होते हैं। किसके सम्मुख होते हैं ये आपको पूछा है। फेस टू फेस सिस्टम और टेल टू टेल सिस्टम, क्लियर, ये दोनों आपने पढ़ रखा है। ये पशुओं के आवास व्यवस्था के प्रकार होते हैं। दो विधियां होती है, एक सिंगल लाइन होती है, एक डबल लाइन होती है। तो सिंगल लाइन जब पशु 15 से 20 हो, कम पशु हो, तब हम सिंगल लाइन का उपयोग करते हैं। डबल लाइन का कब उपयोग करते हैं, जब पशु ज्यादा हो, 40-50 अगर एनिमल हो या इससे ज्यादा हो, तब हमको डबल लाइन की जरूरत पड़ती है। दोहरी पंक्ति विधि की आवश्यकता होती है। तो दोहरी पंक्ति विधि में भी दो मेथड होती है, एक होती है टेल टू टेल, एक होती है हेड टू हेड। मतलब हेड टू हेड सिस्टम में अगर आप देखोगे तो पशुओं के सिर आमने सामने आएंगे। मतलब सिर से सिर बोला है ना, हेड टू हेड, तो सिर सामने आएंगे, मतलब दोनों बीच में रास्ता रहेगा, इधर भी नाद रहेगा, इधर भी नाद रहेगा, क्लियर, बीच में रास्ता रहेगा। पशु आमने सामने सिर करके खड़े रहेंगे दो लाइनों में ऐसे। तो ये हेड टू हेड है। तो आपका सही आंसर था, क्या था, एक यहां खालिस्तान में क्या आना चाहिए, तो खालिस्तान को देख के भरना है, क्लियर। पूर्व के सम्मुख, जब फेस टू फेस बोला है तो एक दूसरे के सम्मुख आएंगे, आमने सामने एक दूसरे के सम्मुख आएंगे, ईच अदर, एक दूसरे के सम्मुख। तो यहां पर आपका आंसर आएगा बी, क्लियर। एक दूसरे के सामने रहेंगे ना, तो यहां पर आपका जो आंसर आएगा वो बी। बिल्कुल प्रीति जी, बहुत सही आंसर, हाँ, ध्यान रखना। अब यहां पर और मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं जो आपको पूछी जाती है, इनको भी प्रिपेयर करना आप साथ में। जहां तक संभावना है क्वेश्चन यही से बनेगा। देखो यहां पर अगर आप देखो तो मैं एक एक चीज बताते जाता हूं, आप लोग इसको बारीकी से पढ़ना। पहले अगर यहां देखो तो ये टेल टू टेल सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, तो यहां है टेल टू टेल। तो अगर आपको पूछ ले टेल टू टेल सिस्टम में पशु के जो मुंह रहेंगे वो एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। अभी सम्मुख पूछा था, पूछ सकता है, क्लियर। पूछ से पूछ विधि में पशुओं को जब बांधते हैं या आवास तैयार किया जाता है उनका, तो जो उनके फेस रहेंगे वो एक दूसरे के क्या रहेंगे, अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। दूसरा आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये टेल टू टेल या हेड टू हेड, दोनों में से किसी भी मेथड की अगर बात करें तो जो बीच का रास्ता होता है, ये बीच का रास्ता सभी को दिख रहा है, आया ना समझ में। यहां पर भी है, ये हेड टू हेड है, इसमें भी ये बीच का रास्ता है, क्लियर। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो जो रास्ते की जो चौड़ाई होती है वो लगभग 1.4 मीटर होती है। 1.4 से 1.8 मीटर तक ये स्पेस
रखी जाती है, इस चीज को भी ध्यान रखना। फिर टेल टू टेल सिस्टम जो है ना, ये पशुशाला की सबसे अच्छी विधि है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि पशुशाला की सबसे अच्छी विधि, तो पूंछ से पूंछ पद्धति, हेड टू हेड अच्छी नहीं होती है, पूंछ से पूंछ पद्धति अच्छी होती है, इस चीज को ध्यान रखना, सबसे बेटर है। इस पूंछ से पूंछ प्रणाली की टोटल चौड़ाई जो होती है वो होती है लगभग 11 मीटर। कितनी होती है? 11 मीटर, इस चीज को ध्यान रखना। और फेस टू फेस मेथड जो होती है, इसकी जो होती है 7.74 मीटर, इसकी चौड़ाई कम है। लेकिन टेल टू टेल मेथड में चौड़ाई जो रहेगी वो ज्यादा रहेगी, जो पशुशाला की चौड़ाई रहेगी, विड्थ रहेगी, वो ज्यादा रहेगी। कितनी? 11 मीटर। और हेड टू हेड में कम रहेगी, 7.4 मीटर। तो ये दोनों स्पेस भी पूछे जा सकते हैं। दूसरा ये भी ध्यान रखना कि जो पशुशाला, चाहे वो हेड टू हेड हो या टेल टू टेल हो, इन दोनों दीवारों के बीच की जो स्पेस होती है, इसको कहा जाता है स्पेन। क्या कहा जाता है? स्पेन। मोस्ट टाइम पे पशुशाला में दोनों दीवारों के बीच की जो जगह होती है, जिसमें कि पशु भी खड़े रहते हैं, फिर नाद भी बनाई जाती, नालियां भी बनाई जाती, टोटल गैप, मतलब दोनों दीवारों के बीच की जो गैप कहलाती, उसको कहा जाता स्पेन। इस चीज को ध्यान रखना। और पशु को खड़े रहने के लिए जितनी जगह होती है, क्लियर, पशु को खड़े रहने के लिए लंबाई और चौड़ाई में किसी भी पशु को अपनी जगहों पे या स्थान पर खड़े रहने के लिए स्थान की आवश्यकता होती। तो मान लो ये अलग अलग पशु है, एक पशु इतनी जगहों में खड़ा रह सकता है, दूसरा इतना, एक इधर वाला, एक इधर वाला। तो ये जो खड़े रहने की स्थान होता है प्रत्येक पशु के लिए, तो इसको कहा जाता है स्ट्रेचियन स्थल। क्या कहा जाता? स्ट्रेचियन स्थल। और स्ट्रेचियन स्थल का साइज भी ध्यान रखना, 1.5 गुणा 1.2 मीटर। मतलब जो चौड़ाई रहेगी, ये जो चौड़ाई एक पशु का जो चौड़ाई रहेगा, वो चौड़ाई में कितनी जगह चाहिए? तो 1.2 मीटर चाहिए। और लंबाई में कितनी चाहिए? तो लंबाई में 1.5 मीटर जगह चाहिए। काय के लिए? खड़े रहने के लिए। इस चीज को ध्यान रखना। वैसे किसी भी पशुशाला विधि में अगर प्रत्येक पशु के लिए पर्याप्त स्थान अगर पूछे, पर्याप्त मतलब यहां पर केवल खड़े होने की बात कर रहा हूं मैं, अगर इनका गुणा करोगे तो लगभग 2 स्क्वायर मीटर आएगा। कितना? 1.8 स्क्वायर मीटर आएगा, लगभग 2 वर्ग मीटर। तो अगर आप ट्रक से एक जगह से दूसरी जगह पशुओं को ले जाओ, ट्रांसफर करो, या फिर वैगन में ले जाओ, किसी में भी ले जाओ, या ट्रेन में ले जाओ, किसी में भी ले जाओ, तो ट्रेन में, ट्रक में, बस में तो जाएगा नहीं, बस में तो उसके लायक जगह ही नहीं होती। तो ट्रेन हो, बस हो, या फिर कोई सा भी साधन हो जिसके द्वारा हम पशु को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो उस साधन में या वो जो भी ट्रांसपोर्ट के लिए आप उपयोग कर रहे हो, उस साधन के अंदर प्रत्येक पशु को 2 वर्ग मीटर स्थान लगेगा। कितना? एक पशु को 2 वर्ग मीटर स्थान लगेगा। वो इतनी जगहों पे खड़ा भी रह सकता है, बैठ भी सकता है, इस चीज को ध्यान रखना। लेकिन पशुशाला के अंदर भैया उसको सामने नाद भी चाहिए, फिर पीछे नाली भी रहेगी, सफाई करने वाले का रास्ता भी रहेगा। टोटल मिला के प्रत्येक पशु को अगर पशुशाला में बोले तो प्रत्येक पशु के लिए कितना इतना स्थान चाहिए? तो प्रत्येक के लिए चाहिए आपको 6 से 7 वर्ग मीटर। इतना ध्यान रखना, प्रत्येक पशु को इतना स्थान लगता है। या फिर फीट में अगर बोलो तो ये लगभग 60 से 70 वर्ग फीट। ये चीज ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी यहां से काफी बार पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान रखना। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहां से कि जो नाद होती है, नाद आप सभी ने देखा है भैया, नाद जिसमें ये पशु चारा खाता है, ये खा रहा है चारा, तो इसकी जो दीवार से ऊंचाई होनी चाहिए, मतलब सतह से जो ऊंचाई होनी चाहिए, तो इसकी ऊंचाई कितनी रखना है? तो ये ऊंचाई भी ध्यान रखना, ये ऊंचाई रखना है 35 से 40 सेंटीमीटर। इतनी ऊंचाई रखी जाती है ताकि पशु आराम से बैठ के भी मुंह डाल के वो नाद के अंदर चारा खा सके। इसको भी आप ध्यान रखना, नाद की ऊंचाई है ना, समझ में ध्यान रखना। इसके अलावा भी और कुछ चीजें पूछी जाती है, तो इतना क्लियर हो गया, मैं साफ कर देता हूं इसको।
इसके अलावा ये पूछा जाता है यहां से क्वेश्चन कि प्रत्येक पशु, अब आपको पशुओं की संख्या दे देगा और बोलेगा कि जैसे 50 पशु हैं तो कितना मीटर लंबी पशुशाला चाहिए दोहरी विधि में। क्लियर? अगर 100 पशु हैं तो कितनी लंबी पशुशाला लगेगी? भैया चौड़ाई तो मालूम है, ये बेस्ट होती है। क्लियर? कितनी? 11 मीटर। टेल टू टेल सबसे अच्छी, ये ध्यान रखना। क्लियर? या फिर इसको इंग्लिश में लिख देता हूं बेस्ट। पशु पालने के लिए सबसे अच्छी जो मेथड होती है वो टेल टू टेल होती है, 11 मीटर चौड़ाई। तो कितने भी पशु आप बांधो, कितने भी पशु रखो, लेकिन उसकी जो चौड़ाई तो फिक्स रहेगी 11 मीटर, लेकिन लंबाई बढ़ती जाएगी। तो अगर आपको पशुओं की संख्या दे तो आप पशुशाला की लंबाई कैसे निकाल सकते हो, और अगर लंबाई दे तो पशुओं की संख्या कैसे निकाल सकते हो? आया ना समझ में? तो इसके लिए सीधा फार्मूला याद रखना। 2 फार्मूला बताता हूं लंबाई के लिए, पशुशाला की लंबाई या लेंथ के लिए। तो ये आपको 1.2 मीटर गुणा पशु संख्या, ये फार्मूला ध्यान रखना। बटे में क्या लिखोगे? बटे 2। क्लियर? क्या करना है आपको? बटे में 2 लिखना है। ये किसके लिए? तो ये आपका जो होता है अगर पशुशाला की लंबाई ज्ञात करना है। दूसरा चीज, अगर लंबाई दे दे और पशुओं की संख्या ज्ञात करना है तो पशु संख्या बराबर, ये इधर आ जाएगा आपका, ये दोनों वैल्यू इधर आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? लंबाई, या ऐसे लिख सकते हो आप इसको, 2 गुणा लंबाई बटे 1.2। आया ना समझ में? क्लियर? बस वही है, आपको बदलना है केवल। आया ना समझ में? ये फार्मूला याद रखो। तो पशु की संख्या निकालना हो तो 2 इधर गुणा में आ जाएगा, 1.2 मीटर बटे में आ जाएगा। लेकिन कब? जब आपको मीटर में दे तब, और मीटर में निकालना हो तब। लेकिन अगर फीट में लंबाई निकालना हो तो ऐसी स्थिति में आप जो 1.2 मीटर है इसकी जगह कितना लोगे? 4 फीट। क्लियर? कितना लिखोगे? 4 फीट। तो ये ध्यान रखना, अगर आपको फीट में लंबाई पूछे या फीट में लंबाई दे और पशुओं की संख्या निकालने को बोले तो आप ये जो 1.2 मीटर लिखा है यहां लिख दोगे 4 फीट। कब? जब फीट की बात हो। यहां पर भी ये जो लिखा है तो यहां क्या लिख दोगे? 4 फीट। दोनों अलग अलग फार्मूले याद नहीं करना है, बस एक फार्मूला याद कर लो, ये आपका दोनों का काम हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान रखना, ये पूछा जाता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें आपको निकालते आना चाहिए। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज किंग ऑफ फोडर क्रॉप? निम्न में से किसे चारे की फसल का राजा के रूप में जाना जाता है? तो आप सभी को पता है कि चारों का जो राजा कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? तो चारों का राजा कहा जाता है बरसीम को। तो यह आपका आंसर हो जाएगा डी। क्या कहेंगे? किंग ऑफ फोडर क्रॉप, मतलब चारे वाली फसलों का राजा। बिल्कुल डी वाला आंसर करेक्ट है। लेकिन अगर रानी बोल देता तो रानी क्या आ जाता? ये आ जाता लूसर्न। अगर चारों की रानी की बात करें तो वो आ जाता क्या? लूसर्न। तो ध्यान रखना, ये चारों की रानी है लूसर्न। लूसर्न को अल्फा अल्फा या रिचका भी कहा जाता है। बरसीम दुधारू पशुओं के लिए सबसे अच्छा चारा होता है। ध्यान रखना, दुधारू पशुओं के लिए जो मिल्च एनिमल्स होते हैं उनके लिए सबसे अच्छा हरा चारा कौन सा है? तो वो है बरसीम। साथ ही साथ बरसीम और लूसर्न ये दोनों हे बनाने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ देखो तो और क्या क्वेश्चन पूछे आते हैं? तो यहाँ बरसीम से आपको पूछा आता है इसमें क्रूड प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? क्रूड प्रोटीन। तो ये आपका 18.5% होता है। कभी कभी ये घुमा के इसको 17 से 19% बोल देता है तो भी करेक्ट है।
साथ ही साथ लूसर्न में अगर क्रूड प्रोटीन की अगर बात करें तो यहाँ 20.2% क्रूड प्रोटीन होती है लूसर्न में। इस चीज को ध्यान रखना। ये दोनों अगर बोले तो ये दोनों क्या हैं, ये रबी के चारे हैं। कहाँ के हैं? रबी के। और दोनों दलहन कुल के हैं। ये दोनों अगर देखें तो ये अदलहन कुल के हैं और ये दोनों चारे किसके हैं? ये हैं खरीफ के। किसके हैं? खरीफ के। इन चीजों को ध्यान रखना। इसके अलावा रबी में जौ भी आता है अदलहनी में और जई भी आता है। इस चीज को ध्यान रखना, जौ और जई। इधर अगर हम बोले तो खरीफ में ये दो अदलहनी है, एक अगर देखो तो आपका यहाँ पर लोबिया आता है। क्या आता है? लोबिया खरीफ में। इस चीज को ध्यान रखना। तो ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, इनको आप बारीकी से ध्यान रखना भैया, पूछा आता है ये क्वेश्चन। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, द इंडियन नेम ऑफ क्लेरिफाइड बटर फैट इज। क्लेरिफाइड बटर फैट का भारतीय नाम क्या है? अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था। क्लियर? कौन से नंबर का? तो ये क्वेश्चन आपका जो 5वां पूछा गया था, क्लेरिफाइड बटर फैट का भारतीय नाम क्या है? बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर? देखो थोड़ा सा इसको समझो। क्लेरिफाइड बटर बोला है, मतलब और बटर को और क्लियर करो। तो और बटर को अगर आप गर्म करके और अगर क्लियर करोगे तो क्या बनेगा बताओ इसमें? बटर मतलब समझते हो? मक्खन। मक्खन को अगर आप कढ़ाई में लेके थोड़ा गर्म करो तो क्या बन जाता है? कभी बटर टिकिया देखिए रोटी के ऊपर लगाते हैं। और क्लेरिफाइड मतलब और क्लियर करना है, उसमें बचे कचे जो छाछ के जो पार्टिकल है उनको भी हटाना है। तो उसके बाद जो बचेगा वो क्या बचेगा? हल्का सा अगर मक्खन को गर्म कर लें, आपने भी देखा होगा कभी कभी घर पे घी बनाने के लिए क्या करते हैं? मक्खन लाते हैं, मक्खन को कढ़ाई में गर्म करते हैं, थोड़ा गर्म होने के बाद वो घी में बदल जाता है। तो यहाँ आंसर आएगा वो है घी। बिल्कुल, कौन सा आंसर रहेगा? वो रहेगा घी। क्लियर? तो ये ध्यान रखो, आपको सीधा तो बोला है क्लेरिफाइड बटर फैट। बटर फैट मतलब मक्खन की जो वसा, इसको हम और क्लियर कर ले, बिल्कुल वसा फैट को अलग कर ले उसमें से, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे घी। इस चीज को ध्यान रखना। तो भारत में, विदेशों में तो बिल्कुल बटर का उपयोग करते हैं घी की जगह, लेकिन भारत में क्या करते हैं? वो बटर का कम उपयोग होता है, उसके बजाय हम घी का ज्यादा उपयोग करते हैं। तो बटर को गर्म करेंगे तो घी बन जाएगा, सीधी सी बात है। आजकल कई लोग मार्केट से घी महंगा होने के कारण घी नहीं खरीदते, बटर या मक्खन खरीद लाते हैं, घर में लाके कढ़ाई में उसको गर्म करते हैं तो वो घी बन जाता है, क्लियर हो जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना, तो ये आपका आंसर तो हो गया बी। अब यहाँ पर क्रीम के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जो कि क्वेश्चन आते हैं। तो क्रीम जो होती है, क्रीम क्या होती है भैया? तो इसको कहा जाता है वसा की परत, जो दूध के ऊपर एक महीन या पतली परत के रूप में जम जाती है। तो क्रीम वो होती है। क्रीम अलग करने के दो तरीके हैं। एक तो आप सभी को पता है देसी, तो देसी विधि भी पूछी जाती, जिसको हम क्या बोलते हैं? कढ़ाई विधि। क्लियर? कढ़ाई में भी एक तो गहरी कढ़ाई होती है, एक उथली कढ़ाई होती है। तो गहरी कढ़ाई में डेप्थ ज्यादा रहेगी, आप दूध को उबाल कर आप इसको छोड़ दो, ऊपर एक क्रीम की परत बन जाती है, बस ये अलग हो गई। तो ये किस बेस पे है? तो ये है गुरुत्वाकर्षण। किस सिद्धांत पर कार्य कर रही है ये? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर, मतलब पानी भारी होने के कारण नीचे चले जाएगा, वसा हल्की होती, वसा का घनत्व कम होता है, वसा हल्की होने के कारण ऊपर तैरेगी और ऊपर आपको क्रीम की परत मिल जाएगी। इस कढ़ाई विधि में भी ये दोनों वही विधि है। साथ ही साथ दूसरी विधि जो होती है वो होती है कौन सी? वो होती है आपकी क्रीम सेपरेटर। कौन सी विधि? क्रीम सेपरेटर विधि। तो क्रीम सेपरेटर, इसमें एक मशीन होती है क्रीम सेपरेटर, जो कि दूध से क्रीम को अलग करता है। इस चीज को ध्यान रखना। ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये अपकेंद्रीय बल, या इंग्लिश में अगर बोलो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर यह कार्य करती है। इस चीज को ध्यान रखना। ये दोनों से आपको
इससे क्या मिलेगा, तो एक तो मिलेगा सेपरेटा दूध और एक जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक मिलेगा क्रीम। क्लियर, दो चीजें मिलती है। ध्यान रखना यहां पर अगर ये जो क्रीम होती है इसका गाढ़ापन, पतलापन, या फिर क्रीम में वसा की मात्रा नियंत्रित करना हो, या आपको गाढ़ी क्रीम चाहिए, पतली क्रीम चाहिए, तो इसको नियंत्रित करने के लिए क्रीम सेपरेटर में लगा होता है क्रीम स्क्रू। क्या लगा होता है, क्रीम स्क्रू। क्रीम स्क्रू की सहायता से उस स्क्रू को थोड़ा सा टाइट करोगे तो क्रीम गाढ़ी आने लग जाएगी, थोड़ा सा ढीला करोगे तो क्रीम पतली निकलने लग जाएगी। तो क्रीम का गाढ़ापन, पतलापन या क्रीम में वसा की मात्रा क्रीम सेपरेटर में नियंत्रित करने के लिए क्रीम स्क्रू का उपयोग किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ क्रीम्स के बारे में भी पूछता है भैया वो, तो क्रीम के बारे में क्या क्या पूछ सकता है वो, तो क्रीम के बारे में आपको पूछ सकता है कि जो टेबल क्रीम होती है, टेबल क्रीम, टेबल क्रीम मतलब खाई जाने वाली क्रीम। कई बार तो यही बोला है कि निम्न में से कौन सी क्रीम खाई जाने वाली क्रीम है, तो वो है टेबल क्रीम। तो टेबल क्रीम में वसा का परसेंट पूछता है 20 से 25% वसा, ये ध्यान रखना। टेबल क्रीम या खाई जाने वाली क्रीम में वसा की मात्रा 20 से 25% होती है। इसी में अगर वो बोल दे अनाज क्रीम, कौन सी, अनाज क्रीम, या जिसको ग्रेन क्रीम कहा जाता है, इसमें 10 से 12% क्या होता है, वसा होता है, बहुत कम वसा होता है। इसके बजाय अगर आपको बोल दे गाढ़ी क्रीम, कौन सी क्रीम, गाढ़ी क्रीम, या फिर आपको बोल दे प्लास्टिक क्रीम, कौन सी, प्लास्टिक, प्लास्टिक क्रीम बोल दे एकदम प्लास्टिक जैसी, तो गाढ़ी क्रीम या प्लास्टिक क्रीम अगर बोल दे तो इसमें वसा सबसे ज्यादा होती है 65 से 85 या 80, कभी 80 भी देता है, कभी 85 भी देता है, इतना प्रतिशत वसा होती है। तो ये तीनों क्रीम के बारे में आप ध्यान रखना, आपको पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो ये तो क्रीम के बारे में समझा हमने। दूसरा अगर हम देखें तो घी के बारे में, तो घी से 2-3 क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। एक तो इसमें वसा की मात्रा पूछती, वसा बोले या चिकनाई बोले, दोनों एक ही बात होती है, या फिर इंग्लिश में अगर बोले तो फैट, इंग्लिश में पढ़ लिया करो जब भी कंफ्यूज हो जाओ तो इसमें वसा कितनी होती है, तो वसा होती है मोर देन 99.5%, इतनी वसा होती है, 99.5% से अधिक, या कभी कभी वो क्या कर देता है, ऐसा लिख देता है 99% से अधिक, ये भी करेक्ट है, दोनों आंसर करेक्ट होते हैं, वहां आंसर को देख लिया करो। दूसरा इसमें से पूछा आता है नमी या पानी, तो पानी या नमी का जब पूछे तो घी में आप सभी को पता है कितनी होनी चाहिए, लेस देन 0.5%, 0.5% से कम नमी की मात्रा होनी चाहिए, ये क्वेश्चन भी पूछा आता है। फिर घी से और क्या पूछा आता है, तो 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन एक और पूछा आता है, वो पूछा आता है प्री स्ट्रेटिफिकेशन विधि। एक तो देसी विधि है जो आपने गांव में घी बनते देखा होगा, पहले दूध लेते हैं, उसमें जामन डालते हैं स्टार्टर, उसके बाद 10-12 घंटे के लिए रखते, दही बनता है, फिर चर्नर के द्वारा उसको क्या करते हैं, चर्निंग करते हैं, मथते हैं, उसके बाद मथने के बाद मक्खन निकालते हैं, फिर उसको कढ़ाई में गर्म करते हैं, वो देसी विधि है। लेकिन जो वैज्ञानिक व आधुनिक विधि है और सबसे अच्छी विधि है घी बनाने की, वो है प्री स्ट्रेटिफिकेशन विधि। इस विधि में ध्यान रखना भैया, इस विधि में जो टेम्परेचर रखा जाता है वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम, कितना, मैक्सिमम, अधिकतम 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा जाता है। और ये घी बनाने की वैज्ञानिक विधि है, आधुनिक विधि है। फैक्ट्रियों में घी इसी विधि के द्वारा बनता है और इसमें वसा की प्राप्ति सबसे ज्यादा होती है, 95% तक जो है वो घी बनता है। इस चीज को ध्यान रखना। तो ये घी से अधिकतर पूछे आते हैं क्वेश्चन। फिर आपको क्वेश्चन एक ये भी पूछ लेता है कि 1 लीटर घी, अगर आपके पास 1 लीटर घी है तो 1 लीटर घी का भार, ये लीटर में है, आयतन में, इसको अगर वेट या ग्राम में बोले तो 930 ग्राम। ये क्या रहेगा, 1 लीटर घी का भार
होगा। तो आप मार्केट से जब 1 लीटर का डिब्बा खरीद के लाते हो ना घी का, तो देखना उसमें 70 ग्राम कम आता है घी, क्योंकि वसा जो होती है लीटर में तो सही है, लेकिन ये पानी से हल्की होती है। तो 1 लीटर में अगर पानी देखो तो 1000 ग्राम होता है, लेकिन वसा की अगर बात करो तो ये 1 लीटर घी जो होता है वो केवल 930 ग्राम रहेगा। क्यों? क्योंकि फैट का जो आपेक्षिक घनत्व होता है, आपेक्षिक घनत्व या घनत्व हम जिसको बोलते हैं फैट डेंसिटी, ये ध्यान रखना, वसा का घनत्व वो कम होता है पानी से कम, 0.930 ग्राम पर सीसी कम होता है। और कम होने के कारण ये पानी, अगर आप उसका पानी का बोलते तो 1 ग्राम पर सीसी होता, लेकिन फैट का कम है इसलिए इसका वजन भी कम होता है। वसा पानी की अपेक्षा हल्की होती है, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये आपका हो गया। तो घी के बारे में ये चीजें पूछी जाती भैया, ध्यान रखना। घी क्या है? तो घी प्योर फैट है, ध्यान रखना। क्लेरिफाइड बटर फैट को भी घी ही कहते हैं। दही, तो दही आप सभी को पता है भैया, दही से भी क्वेश्चन पूछा आता है। तो दही को वैसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कर्ड कहा जाता है। क्या बोलते हैं? कर्ड। कर्ड बोलो दही बोलो एक ही चीज होता है। दही क्या होता है भैया? कुछ नहीं, दूध में स्टार्टर डालते हैं या जामन डालते हैं, और जामन डालने के बाद क्या करते हैं, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब बनने में लगा समय, क्लियर। तो आपने देखा है घर पे पुराना छाछ या पुराना दही थोड़ा सा डाल देते हैं दूध में, वही पुराना जो छाछ या आप दही डाल रहे हो थोड़ा सा, वही क्या है? तो वही है स्टार्टर या जामन। इस चीज को ध्यान रखना। और ये जब डालते हैं तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड, ये ध्यान रखना भैया, ये पूछा आता है इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड आप सभी को पता है भैया, अगर ठंड है मीन्स शीत ऋतु अगर है, कौन सी ऋतु? शीत ऋतु। तो शीत ऋतु की अगर हम बात करते हैं तो शीत ऋतु में ज्यादा समय लगता है, 10 से 12 घंटे। कितने? 10 से 12 घंटे। मतलब ठंड के समय लेट बनता है दही। लेकिन अगर हम बात करें कब? ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म की अगर बात करें तो ये आपका जो समय होता है 8 से 10 घंटे, 8 से 10 घंटे में बन जाता है। ये इंक्यूबेशन पीरियड भी ध्यान रखना किसका? वो दही का है, ध्यान रखना। साथ ही साथ दूध से जब दही बनता है तो जो लैक्टोज होता है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन होता है ये भी पूछा आता है दही में। तो जो लैक्टोज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? दुग्ध शर्करा, इसका परिवर्तन किस में हो जाता है? लैक्टिक अम्ल में हो जाता है। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल में हो जाता है। और ये परिवर्तन जो करता है वो कौन करता है? लैक्टोबैसिलस, लैक्टाई, नीचे लिख देता हूं, लैक्टाई जीवाणु, ये ध्यान रखना। तो दूध से जब दही बनता है तो दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा या दुग्ध शर्करा, मिल्क शुगर जो होती है, उसको लैक्टोबैसिलस लैक्टाई बैक्टीरिया क्या करता है? वो लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। कहीं कहीं पर इसको स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक भी कहा जाता है, वो भी करेक्ट आंसर होता है, ध्यान रखना। तो ये दही होता है, दही का संगठन लगभग दूध के समान ही होता है, खाली बदलाव किसका होता है? लैक्टोज का होता है। इस चीज को भी ध्यान रखना। फिर छाछ, तो बटर मिल्क तो आप सभी को पता है भैया, दूध से दही बनने के बाद उसके बाद जब हम उसमें से मक्खन निकाल लेते हैं तो बचा हुआ पदार्थ वो होता है छाछ, जिसको बटर मिल्क कहा जाता है।